नमस्ते। मैं अमित कुमार सिंह, सौर उद्यमिता विकास प्रशिक्षण में आपका स्वागत करते हैं। हम लोग सीरीज ऑफ वीडियोस लेके आने वाले हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि सौर बिजनेस के लिए क्या जरूरी है, सोलर टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और इससे किस तरह से अपने इनकम के सोर्स बनाए जा सकते हैं, इससे किस तरह से बिजनेस पर्पज से यूज कर सकते हैं। तो आज चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अक्षय ऊर्जा क्या है, सौर ऊर्जा क्या है, सौर ऊर्जा और ऊर्जा सुरक्षा क्या है और सोलर बिजनेस में संभावनाएं क्या है। तो जब भी हम अक्षय ऊर्जा की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि ऊर्जा क्या है। तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब क्षमता और ऊर्जा दोनों को थोड़ा समझना चाहिए। जब हम लोग टेक्निकल ट्रेनिंग में जाएंगे तो हम लोग इस पर विस्तार से डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताते हैं कि अगर आपको अपने घर से 1 किलोमीटर दूर जाना है तो वहां तक जाने के लिए आपको कुछ ऊर्जा लगेगा, लेकिन आपको उसको उस 1 किलोमीटर जाने के लिए आपको 1 घंटे लगेंगे या 2 घंटे लगेंगे, ये आपके क्षमता के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपको तेजी से वहां पे पहुंचना है, 1 घंटे में पहुंचना है तो आपको शायद दौड़ के जाना पड़ेगा। अगर 2 घंटे में पहुंचना है तो आराम से जाएंगे। तो ये जो टाइम है, आवर्स है, जब हम एनर्जी को आवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें पावर मिलते हैं, तब हम उसे पावर कहते हैं। तो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब हम लोग टेक्निकल समझेंगे, जब हम लोग सोलर सिस्टम की डिजाइन कर रहे होंगे, जब हम लोग लोड एसेस कर रहे होंगे, तब तो उस टाइम हम लोग डिटेल में इससे बात करेंगे। एक चीज है जो कि हमेशा आप लोगों को याद रखना है कि ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसको केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। ये चीजें सारे किसी भी तरह की ऊर्जा पे ये नियम लागू होते हैं और ये आप लोगों को हमेशा माइंड में रखना है। तो अब ऊर्जा के स्रोत क्या हैं? कितने तरह के स्रोत है ऊर्जा के? तो जो जनरली जो बात करते हैं ऊर्जा के स्रोत के, तो वो दो तरह के स्रोत हैं। पहले को हम लोग पारंपरिक ऊर्जा स्रोत बोलते हैं। तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वह स्रोत है जो हमें धरती से जो कोयले और दूसरे पदार्थ मिलते हैं, जिनको हम लोग यूज ऊर्जा के रूप में करते हैं, उनको हम लोग पारंपरिक ऊर्जा स्रोत बोलते हैं। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, गैस हो गया। तो हमें पृथ्वी से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और इसको फिर हम लोग यूज करते हैं, गाड़ियों में यूज करते हैं, बिजली बनाने के लिए यूज करते हैं, खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। तो इसके नुकसान है क्योंकि ये जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करते हैं, जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। और ये सस्टेनेबल सोर्स भी नहीं है, सतत सोर्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम कोयले निकालें तो फिर अपने से कोयले बन रहे हैं अंदर में। तो इससे क्या हो रहा है कि एक टाइम आएगा 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद, जब कोयला खत्म हो जाएगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, गैसेस खत्म हो जाएंगी, तो एक क्राइसिस आएगा। तो इससे बचने के लिए लोग अभी रिन्यूएबल एनर्जी पे गवर्नमेंट, हर जगह की गवर्नमेंट एजेंसीज रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रही है। हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत बोलते हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वह स्रोत है जो कभी खत्म नहीं होंगे। जब तक धरती पे इंसान जिंदा रहेगा तब तक ये सोर्स रहेगी। अगर ये सोर्स अगर नहीं रहेगा तो इंसान नहीं रह सकता। जैसे सूरज, सूरज खत्म हो गया तो धरती से इंसानियत खत्म हो जाएगी, लोग खत्म हो जाएंगे, बायोटिक खत्म हो जाएंगे, पेड़ पौधे प्लांट खत्म हो जाएंगे। उसी तरह से बायोमास, पेड़ जब तक रहेंगे तब तक ऊर्जा बनेगी, ऊर्जा उस पेड़ से बना सकते हैं। तीसरा है हाइड्रो, पानी से हम लोग बिजली बना सकते हैं, उसको हम लोग रिन्यूएबल में रखते हैं। विंड, हवा, इससे हम लोग ऊर्जा बना सकते हैं, एनर्जी बना सकते हैं, जिसको हम लोग रिन्यूएबल में रखते हैं। तो ये सोर्सेज है रिन्यूएबल एनर्जी के, जिसके माध्यम से हम लोग ऊर्जा बना सकते हैं। और ये सतत है, स्वच्छ है, क्लीन है, इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता और ये प्लेंटी है हमारे पास, ये प्रचुर मात्रा में है, जिसको हम लोग यूज करके ऊर्जा बना सकते हैं, अपने एनर्जी की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। जो भारत सरकार का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार नवंबर 2021 तक अक्षय ऊर्जा के जो प्लांट है वो 150 गीगावाट कैपेसिटी के स्टेब्लिश किए जा चुके हैं। तो अब आपके मन में प्रश्न आ रहे होंगे कि गीगावाट क्या होता है? तो हमने तो सुना है किलोवाट होता है कुछ, वाट होता है कुछ, ये गीगावाट क्या होता है? तो
तो सबसे ऊर्जा की जो सबसे छोटी इकाई है उसको हम लोग वाट बोलते हैं। इससे भी छोटी हो सकती है, लेकिन हम लोग जनरली जो यूज करते हैं उसको वाट बोलते हैं। जैसे हमारे फैन 80 वाट के होते हैं, बल्ब 9 वाट के आते हैं, इस तरह से वाटेज। और जब 1000 वाट बनाते हैं, 1000 वाट को एक साथ मिलाते हैं, तो उसको हम लोग 1 किलोवाट बोलते हैं। और उसी तरह 1000 किलोवाट को जब मिलाते हैं तो उसको 1 मेगावाट बोलते हैं। और उसी तरह जब 1000 मेगावाट को मिलाते हैं तो गीगावाट बोलते हैं। तो वही है जो सबसे बड़ी इकाई जो जनरली यूज की जाती है जनरेशन के टर्म्स में, एनर्जी के टर्म्स में, प्रोडक्शन के टर्म्स में, उसको गीगावाट बोलते हैं। बेस लेवल पे जब बड़े लेवल प्रोडक्शन होता है तो इसको हम लोग गीगावाट में दर्शाते हैं। तो आप समझे कि 1000 वाट में 1 किलोवाट होता है, 1000 किलोवाट में 1 मेगावाट होता है, और 1000 मेगावाट में 1 गीगावाट होता है। ये जानने की जरूरत है, ये आप बेसिक कंसेप्ट है, इसको आप लोग समझ सकते हैं, इसको समझना है। अब सौर ऊर्जा क्या है? जब भी हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, अच्छी ऊर्जा की बात करते हैं, तो उसमें सौर ऊर्जा की ज्यादा बात करते हैं। क्योंकि विंड एनर्जी विंड एनर्जी हर जगह नहीं लगा सकते, उसके लिए कुछ समुद्र के किनारे जहाँ पे हमेशा हवाएं चलती हैं, वहां के लिए वो उपयोगी है। और दूसरे पंचक्की वहीं पे लगा सकते हैं जहाँ पे करंट फ्लो हो, जहाँ पे वो पानी के करंट ऊपर से पानी गिर रहे हैं। लेकिन जब हम सूरज की बात करते हैं, सौर ऊर्जा की बात करते हैं, तो इसको धरती पे कहीं पे भी लगा सकते हैं। इवन हमारा देश ऐसा देश है जहाँ पे 300 से ज्यादा दिन सूरज निकलता है, और ये माना जाता है कि लगभग 1.5 महीने, 1.5 महीने जिसमें बादल ज्यादा रहते हैं बरसात के टाइम में। तो 300 से ज्यादा दिन सनी डेज होते हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि कितने बेटर है हम सोलर से अपना एनर्जी बनाए, ऊर्जा बनाए और उसको यूज करें। तो अगेन जब सौर ऊर्जा की बात करते हैं, तो सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे हमें सूरज से मिलती है। और जैसा मैंने पहले भी बोला कि कोई भी ऊर्जा हो, ऊर्जा संरक्षण के नियम पे काम करता है, जिसको न ही नष्ट किया जा सकता है, न ही बनाया जा सकता है। उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। जैसे सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है, वो हमें तरंग के रूप में मिलती है, वो हमें पैकेट के रूप में मिलती है, और उसको हम लोग दो तरह की ऊर्जा में उपयोग करते हैं। उसमें पहला है प्रकाश ऊर्जा, जिसको फोटोवोल्टिक ऊर्जा बोलते हैं। जैसे पैनल से हमने उसका बिजली बनाते हैं, प्रकाश ऊर्जा के रूप में काम करता है। और दूसरा है हमें ताप ऊर्जा। ताप ऊर्जा तो जैसे पानी गर्म करने के लिए वाटर हीटर लगा लिया, कपड़े सुखा रहे, अनाज सुखा रहे, ये सब सारी चीज जिससे जो भी सूरज से हम जिस भी चीज को गर्म करते हैं उसको हम लोग ताप ऊर्जा बोलते हैं। तो सोलर ऊर्जा को अब हम लोग दो तरह से यूज करते हैं, एक प्रकाश ऊर्जा के रूप में, दूसरा ताप ऊर्जा के रूप में। और दोनों में स्कोप है। तो अगर आप बात करें कि प्रकाश ऊर्जा और ताप ऊर्जा, तो दोनों के जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वाटर हीटर भी लगा सकते हैं, और आप किलोवाट के सिस्टम और सोलर पैनल के सिस्टम लगा सकते हैं। तो जो बेसिक सोलर ऊर्जा की स्ट्रक्चर है, वो अभी हम लोग इस एनिमेशन में देखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सोलर पैनल है। सोलर पैनल पे धूप पड़ता है, तो उसमें से एक फोटान और इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, निकलते हैं, जिससे एनर्जी बनती है। और वो एनर्जी फिर तार के माध्यम से कंट्रोलर से होते हुए बैटरी में आती है, और फिर बैटरी से ऊर्जा को हम लोग अपने घर में अप्लायंसेस चलाने के लिए यूज करते हैं। बीच में कंट्रोलर लगाते हैं। कंट्रोलर का जो जनरली काम होता है, जैसा उसका नाम ही है कंट्रोलर, कि कंट्रोल करना, उन एनर्जी को कंट्रोल करना। और बेसिकली ये बैटरी को प्रोटेक्ट करता है ओवर चार्जिंग और ओवर डिस्चार्जिंग से। अगर आपने डायरेक्ट पैनल को बैटरी से जोड़ दिया तो हो सकता है कि पैनल ओवर चार्जिंग हो जाए और ब्लास्ट कर जाए, या आपने डायरेक्ट उसको लोड पे जोड़ दिया तो हो सकता है कि वो डीप डिस्चार्ज हो जाए और उसकी ग्रेविटी खत्म हो जाए और बैटरी खत्म हो जाएगी। तो इसको, बैटरी को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग चार्ज कंट्रोलर डालते हैं, जो बैटरी को प्रोटेक्ट करती है ओवर चार्जिंग और ओवर डिस्चार्जिंग से। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट से समझने की कोशिश, बताने की कोशिश किया गया है। आगे जब हम लोग किलोवाट के सिस्टम में जाएंगे, जब हम लोग टेक्निकल समझेंगे, तो उसमें ये सब सारी चीजें
डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि चार्ज कंट्रोलर कैसे काम करता है, लाइट कैसे काम करती है, डीसी सिस्टम क्या होता है, एसी सिस्टम क्या होता है, बैटरी कैसे काम करती है, बैटरी का ऑपरेटिव वोल्टेज क्या होता है, पैनल कैसे काम करता है, कितने तरह के पैनल, ये सब सारी चीजों को हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे बस दिखाने का मतलब ये है कि एक बेसिक डायग्राम है जिसमें आप देख रहे हैं कि सूरज से लाइट पैनल पे पड़ रही है, पैनल से फिर वो कंट्रोलर में होते हुए बैटरी को जा रही है, फिर बैटरी से घर में रोशनी के लिए जाती है। ओके, तो ऊर्जा सुरक्षा और सौर ऊर्जा क्या है? तो ऊर्जा सुरक्षा ये एक राष्ट्र लेवल की बातें हैं, राष्ट्र लेवल पे इसको डिस्कस करते हैं। तो जब भी कोई देश की ऊर्जा सुरक्षा की बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि उस देश में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितना है, तो उस देश की डिमांड कितना है और कितना उन्होंने अभी पावर प्लांट, वो सारी चीजें को हो सकते हैं, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के भी हो सकते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के भी हो सकते हैं। भारत ने दिसंबर 2021 तक कुल इंस्टॉल कैपेसिटी वो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के भी है और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के साथ मिला के 400 गीगावाट की स्थापना किया है अभी तक, और उसमें से लगभग 200 गीगावाट के प्लांट कंटिन्यू चलते रहते हैं। 200 गीगावाट का हमारे देश में ऊर्जा की जरूरत है, उसको चलाने के लिए कंटिन्यू चलते रहते हैं। और एक और फैक्ट हम बताएं आपको कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक देश है, अमेरिका और चाइना के बाद। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पे हम ऊर्जा बना रहे हैं, ऊर्जा का यूज कर रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री यूज कर रही है, हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यूज कर रहे हैं, हमारे कंज्यूमर यूज कर रहे हैं, हमारे फार्मर्स यूज कर रहे हैं इरीगेशन के लिए। तो एक बड़े लेवल पे ऊर्जा का यूज है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझना है वो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस समझने के लिए आप ये समझिए कि पावर प्लांट से बिजली बन रहे हैं और वहां से तार के माध्यम से, जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े टावर लगे होते हैं, तार जिसपे से तार जाता है हाई वोल्टेज के, तो वो तार जहां से बिजली बन रहे हैं वहां से लेके पावर हाउस तक आने में जो बिजली के लॉसेस हो रहे हैं, और फिर वहां से फिर आपके गांव तक छोटे पावर हाउस तक आने में, और फिर वहां से आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो अपने गांव का ट्रांसफार्मर तक आने में, और फिर वहां से घर तक पहुंचने में, ये जो 3-4 लेयर है इसमें लॉसेस होते हैं। जितने हम बनाते हैं उसमें से वो तार में खत्म होते हैं बिजली, और ये लॉसेस आप समझ लें कि अराउंड 20% है, 20%। तो आप समझे कि अगर आज देश अगर 20 मेगावाट अगर 200 गीगावाट अगर बिजली बना रहा है, तो जो यूज कर रहे हैं, जो यूजर तक पहुंच रहा है, जो हमारे ऐप तक और इंडस्ट्री प्लांट तक जो पहुंच रहे हैं बिजली, वो केवल 160 गीगावाट ही है। 40 गीगावाट वो तार में और ट्रांसमिशन में वो लॉसेस हो रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं, जिसको हम लोग ट्रांसमिशन लॉसेस बोलते हैं। और 40 गीगावाट बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जिससे कि कितने छोटे छोटे देश के भी इतने डिमांड नहीं, इतने जरूरत नहीं है जितने हमारे यहाँ हमारे देश में लॉस हो जाते हैं, वायर में वो खत्म हो जाते हैं। तो ये एक समझने की जरूरत है, इस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे डिटेल में। इवन इस पे हम कोई डॉक्यूमेंट भी रेफर करेंगे आपको, उसको आप लोग देख के इसको समझ सकते हैं कि ट्रांसमिशन लॉसेस क्या है। भारत सरकार का 2030 तक कुल ऊर्जा का 62% ऊर्जा जो है अक्षय ऊर्जा से उत्पादन करने का लक्ष्य है। अब गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी पे क्यों जा रही है, क्यों रिन्यूएबल एनर्जी अक्षय ऊर्जा को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है? तो रीजन ये है कि जो भी अभी हम दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक तो जो भी पेट्रोलियम हो, चाहे गैस हो, चाहे कोल है, मोस्टली हम लोग इंपोर्ट करते हैं, दूसरे देश से मंगाते हैं और वहां पे बिजली बनाते हैं। तो हमारे जो देश का पैसा है वो दूसरे देशों को जा रहे हैं। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट कारण है वो है पोल्यूशन। अब जब हम ये कोयले को, ईंधन को जब हम यहाँ पे मंगा रहे हैं और उससे बिजली बना रहे हैं, उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट में यूज कर रहे हैं, तो उससे ज्यादा पोल्यूशन उत्पन्न हो रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न है, जिससे क्लाइमेट चेंज और दूसरी चीजों पे इम्पैक्ट जा रहा है। इसीलिए केवल भारत ही नहीं, दुनिया के लगभग सभी देश प्लान बना रहे हैं, सभी देश इस पे चल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग अक्षय ऊर्जा पे निर्भर हों, ज्यादा से ज्यादा हम लोग अक्षय ऊर्जा पे जाए। तो भारत ने भी लक्ष्य रखा है कि 2030 तक हम लोग 62% अपने टोटल जितने भी ऊर्जा है हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितने भी हम प्लांट लगाएंगे उसमें अक्षय ऊर्जा हो। अभी आप माने कि अभी लगभग हम लोग
39% पे 39% अभी हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पे हैं, जबकि मोर देन 50% 55% के आसपास अभी हम लोग कोयले से बना रहे हैं। तो जो अभी भारत सरकार का अनुमान है कि आने वाले 2030 तक 7-8 सालों में जो ग्रोथ है रिन्यूएबल एनर्जी का, अक्षय ऊर्जा का, वो 18 से 44% रहने वाला है। तो कोई भी जब इंडस्ट्री, कोई भी जब सिस्टम जब इस लेवल पे अगर डेवलप करता है तो उसमें वेरियस लेवल पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, चाहे वो नौकरी लेवल पे हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी लेवल पे हो, चाहे वो दुकान लेवल पे हो, चाहे वो सर्विस लेवल पे हो। तो हर लेवल पे इसमें अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी और इससे एक जॉब क्रिएट होगा, बड़ा लेवल पे जॉब क्रिएट होगा। अगर ये बिजनेस हम लोग स्टार्ट करते हैं तो देख सकते हैं कि जब ये इंडस्ट्री इतने लेवल से ग्रो कर रही है तो हमारी संभावनाएं कितनी है ग्रो करने की। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसको हम बोल रहे हैं कि सूर्य से हमें, ये आप समझने के लिए कि सूर्य से हमें हर घंटे 43 गुणे 10⁻19 जूल ऊर्जा मिलती है, जो हमारे पूरे पृथ्वी की जो ऊर्जा की जरूरत है, 1 साल की ऊर्जा की जरूरत है, वो हमें 1 घंटे में मिल जाती है सूर्य से। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना स्कोप है। अगर हम इसको सारे ऊर्जा को हार्नेस कर ले, सारे ऊर्जा को स्टोर कर ले, तो हम 1 साल तक 1 घंटे की ऊर्जा को हम लेके पूरे अपनी पृथ्वी के डिमांड का 1 साल तक हम पूरा करते रह जाए। तो इसमें अपॉर्चुनिटी प्लेंटी है, अनलिमिटेड है। जितना हम चाहें, जिस लेवल पे जाना चाहें उस लेवल पे हम जाके हम लोग कर सकते हैं। अब ऊर्जा सुरक्षा क्या है? तो कोई भी देश 2 तरह के अपने प्लानिंग बनाता है। एक लघु ऊर्जा सुरक्षा योजना, जो शॉर्ट टर्म के लिए बनाते हैं, सीजनल बनाते हैं, जैसे 1 ईयर के लिए, 6 मंथ के लिए। गर्मी के लिए, जैसे अभी पावर कट, गर्मी में पावर डिमांड बढ़ जाता है, तो इस तरह से स्टॉक रखे जाते हैं कि अगर 3, 4, 5 गीगावाट अगर ज्यादा भी प्रोडक्शन करना पड़े तो उस टाइम कोयले हों, उस टाइम अदर सोर्सेज हो, जिससे कि लोगों की डिमांड की पूर्ति की जा सके। और एक होता है दीर्घकालीन। दीर्घकालीन में गवर्नमेंट ये देखती है कि आज से 10 साल बाद, 25 साल बाद हमारे पॉपुलेशन कितने होंगे, हमारी इंडस्ट्री कितनी ग्रोथ करेगी, हमारी एग्रीकल्चर कितना ग्रो करेगा, हमारा ट्रांसपोर्टेशन कितना ग्रो करेगा। अगर वो चीजें इतना ग्रो करेगा तो फिर हमें उस टाइम कितने जो इलेक्ट्रिसिटी है, ऊर्जा है, उसकी कितनी रिक्वायरमेंट होगी। तो उस हिसाब से फिर गवर्नमेंट प्लान करती है कि क्या होना चाहिए। तो जो हमारे देश का प्लानिंग है, तो ये देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है, उसमें उसके अनुसार रिन्यूएबल एनर्जी का जो अभी स्टेटस है वो 39% है रिन्यूएबल एनर्जी, जबकि कोयला से अभी 53% बिजली बनते हैं। बाकी जो दूसरे सोर्सेस लाइक आप परमाणु ऊर्जा प्लांट और दूसरे से बस बनते हैं। और 2030 तक जो रिन्यूएबल एनर्जी और अक्षय ऊर्जा का जो लक्ष्य रखा गया है, तो हम 62% कर लेंगे। 62% जो हमारी ऊर्जा की जरूरतें हैं वो हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करेंगे। और कोल को, जो अभी 53% है, उसको घटा के हम लोग 33% पे ले जाएंगे। और 2047 तक जो हमारा लक्ष्य है कि हम 85% तक पहुंच जाएंगे रिन्यूएबल एनर्जी में, और कोल को घटा के 10% तक लेके आएंगे। और जो जो इसके लिए जो लक्ष्य रखा गया है कि 2047 तक हम क्या कर लेंगे, जो 2047 तक जो रिन्यूएबल एनर्जी का हमारा लक्ष्य है कि 1125 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट उस टाइम तक बैठ गए होंगे, सोलर, हाइड्रो, विंड, ये सब मिला के जो भी सोर्सेज है। और उसमें ये सब सारी चीजें करने के लिए जो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 50 गीगावाट तक बढ़ाएंगे हम अपनी कैपेसिटी को, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को। और इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो 60 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करेगी आने वाले 25 ईयर्स में। तो आप समझे कि इतना पैसा गवर्नमेंट पंप कर रही है, इतने अपॉर्चुनिटी इस पे हैं। तो जब अगर कोई बिजनेस करता है, कोई इसमें रोजगार के लिए जाता है, तो उसके लिए कितनी संभावनाएं है और किस तरह से आगे बढ़ सकते। तो अब सोलर व्यापार में क्या संभावनाएं है, इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरह से क्या संभावनाएं है, किस तरह से जो अभी तक हमने देखा। तो अभी तक हमने जो देखा उसमें ये समझ में आ रहा है कि जो हमारी जो सोलर ऊर्जा का मार्केट है, अभी जो 22-23 में ग्रोथ चल रहा है, वो लगभग 25% के रेट से चल रहा है। तो आप इसे समझें कि 25% से रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ रहा है, तो इसमें स्कोप कितने हो सकते हैं, कितने इसमें तो उसी हिसाब से पैसे पंप हो रहे हैं, तो उसी हिसाब से जॉब निकल रहे हैं, उसी हिसाब से
सर्विसेज की मांग बढ़ रही है, उसी हिसाब से लोग उस पर आगे आ रहे हैं। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि इसमें मार्केट क्या होगा। दूसरा है, और हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सोलर पैनल के दाम अभी क्या हो रहे हैं, आज से जो 5 साल पहले मिल रहा था और आज के टाइम में क्या है। तो सोलर पैनल के दाम जो है वो घट रहे हैं। क्या हो रहे हैं? वो घट रहे हैं। और जब ये मार्केट का एक सिंपल सा नियम है, जब रेट कम होता है तो मांग क्या होती है? जब प्रोडक्ट का सामान का रेट कम होता है तो मांग ऑटोमेटिक वो बढ़ती है। जब मांग बढ़ता है तो फिर क्या होता है, मार्केट में उसके जब डिमांड बढ़ती है तो मार्केट में अवसर भी बढ़ते हैं। तो सेम चीजें, जब सोलर पैनल के दाम घटेंगे, मांग बढ़ेगी, तो उसको सर्विसेज सेल्स के लिए उसमें अवसर इंक्रीज होंगे। तो सर्विस सेल्स के लिए अवसर इंक्रीज होंगे, तो इससे हम बोल सकते हैं कि जब हम व्यापार करते हैं तो उसमें व्यापार में हमारा अवसर, सोलर व्यापार में अवसर बढ़ेगा। दूसरा फैक्टर है बिजली। एक हो गया सोलर, दूसरा फैक्टर है बिजली। तो अभी क्या हो रहा है, बिजली के दाम अभी क्या हो रहे हैं? अगर बिजली मीटर से देते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले जो चीजें हम लोग 2 रुपए, 2.5 रुपए, 3 रुपए तक मिलते थे, पर यूनिट के दाम होते थे, आज 6 रुपए, 8 रुपए हो रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में 12-12 रुपए पर यूनिट बिजली हो रहे हैं, क्योंकि रिसोर्सेज के दाम बढ़ रहे हैं, तो बिजली के दाम बढ़ रहे हैं। मतलब बिजली के दाम बढ़ रहे हैं। और जो दूसरा गवर्नमेंट ने अभी स्कीम चलाया है कि हर घर में मीटर लगाना है। और हर पहले क्या होता था कि कटिया कनेक्शन मिलता था, मोस्टली लोकल एरिया में, रूरल एरिया में खासतौर से कटिया कनेक्शन था, जिसके फिक्स चार्जेज होते थे कि 100 रुपीज, 100 बहुत पहले 75 रुपीज था, फिर 100 रुपीज, फिर 150 रुपीज पे आया। अगर जब मीटर लग रहा है और लोग अब घर में अप्लायंसेज बढ़ने, सभी लोग अभी पहले क्या था, लाइट यूज करते थे, पंखा यूज करते थे, अभी टीवी आ रहा है, फ्रिज आ रहा है, लोग कूलर यूज कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन यूज कर रहे हैं, तो अप्लायंसेज घर में बढ़ रही है। तो क्या हो रहा है, मीटर जब हर घर में मीटर जब हर जगह पे लग रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, बिजली का बिल बढ़ रहा है। जब बिजली का बिल बढ़ रहा है तो लोग अब इसको कम करने के लिए जो सस्ता जो सोर्सेस है बिजली का, उस पे जा रहे हैं। और आपको हम बताएं कि जो पोल से जो बिजली मिल रही है आपको, जो 11 रुपए, 12 रुपए, 8 रुपए मिल रही है, वो सौर की जो बिजली है वो लगभग 4 रुपए पड़ती है। तो इसलिए भी लोग सोलर पे जा रहे हैं। हम लोग इस पे कितने पड़ती है, कैसे पड़ती है, 4 रुपए कैसे पड़ती है, कैसे टेंडर हो रहा है बड़े बड़े लेवल पे, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे जब हम लोग टेक्नोलॉजी वाले पार्ट समझेंगे। लेकिन आपको ये चार जो भी 2-3-4 चीजें हम दे रहे हैं, उसको आपको हमेशा माइंड में रखना है कि ये चीजें हो रही है मार्केट में। चौथा है पैसा और पर्यावरण। पर्यावरण सुरक्षा की अगर हम बात करें तो आज हर जगह पे बात हो रही है कि पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रही है, मेथेन गैसेज बढ़ रही है, कोयले जल रहे हैं, डीजल बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हैवी पॉल्यूशन हो रहा है, इंडस्ट्री में पॉल्यूशन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये सब सारी चीजों को करने के लिए लोग बोल रहे हैं कि नहीं, इसको कम करो, कम करो, पर्यावरण सुरक्षा पे जाओ और ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी को पुश करो। तो आज चाहे बड़ी कंपनी हो, चाहे एनजीओ हो, चाहे छोटे लेवल पे लोग हों, लोगों में भी समझ आ रही है, तो लोग भी ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण सुरक्षा को देखते हुए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे जा रहे हैं। अब जब लोग उस सोर्सेज पे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली इसमें बिजनेस की संभावनाएं बढ़ रही हैं और पैसे आ रहे हैं। हम आपको एग्जांपल बताते हैं। बिहार में जीविका ने अभी तक 341 सोलर शॉप ओपन किए, जिसको महिलाएं चलाती हैं, जो कि पढ़ी लिखी बहुत कम है, 10वीं तक है, कोई कोई 12वीं है। और वो लोग अभी चाहे वो सोलर के प्रोडक्ट हो, चाहे इलेक्ट्रिकल के प्रोडक्ट हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट हो, चाहे ई सर्विसेज हो, सबके रिपेयर, मेंटेनेंस, सेलिंग और सेल्स आफ्टर सर्विसेज, ये सब सारी चीजें वो लोग कर रहे हैं। स्ट्रीट लाइट लगाना, किलोवाट सिस्टम लगाना, ये सब सारी चीजें कर रही हैं। और जो ये ऐसा एक बिजनेस है जिसमें जो सबसे कम कमा रही है वो भी 4,000-5,000 रुपए कमा रही है महीने, जो कम करके। और जो बढ़िया कर रही है वो 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, कई कई दीदियां 30,000 रुपए तक कमा रही हैं। तो अगर इस लेवल पे जब ये चीजें बढ़ रही है, इस लेवल पे ये मार्केट बढ़ रहा है और ये प्रूवन है कि इसमें इसके माध्यम से पैसे कमाए जा सकते हैं, तो हम ये कहेंगे कि इसमें संभावनाएं बढ़े हैं। अगर इस तरह से बिजनेस किए जाए तो हम लोग काफी आगे जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वाले चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि दुकान कैसे करें, क्या दुकान के लिए जगह होनी चाहिए, क्या स्टेशनरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये सब सारी चीजें हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।